नमस्कार दोस्तों, लोकसभा 2024 के लिए पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। क्या इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी के खात्मे की शुरुआत कर दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी का टेंट उखाड़ कर फेंकने का काम किया है इस पहले चरण ने ही? और क्या पहले चरण ने लोकतंत्र को भी, विपक्ष को भी, सभी को बड़े संदेश दे दिए हैं? कमोबेश आज इन्हीं सबके इर्द गिर्द आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का यह चुनाव बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस बार चुनाव किसी और बात के लिए नहीं हो रहा है। आपको संविधान बचाना है या संविधान खत्म करना है, इसके बीच है। चुनाव है और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। आपको देश को सुरक्षित करना है या देश को चीन, अमेरिका के हाथों सौंप देना है? क्या इस देश में पूंजीपति ही राज करेंगे और गरीबों को खत्म कर दिया जाएगा, मिडिल क्लास को खत्म कर दिया जाएगा? या इस देश का गरीब, मिडिल क्लास और सबका एक समान भागीदारी होगी इस देश की पूरी व्यवस्था? इस बात के लिए चुनाव है कि इस देश में तानाशाही होगी या इस देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा, आपकी आवाज सुनी जाएगी। यही विषय है। इसी बात के लिए यह मतदान हुआ। जो मतदान हुआ पहले चरण में, वो तकरीबन 68% लोगों ने मत किया। लेकिन बहुत बड़े संकेत, नागालैंड के 6 जिलों में मतदाताओं ने एक भी वोट नहीं किया। वहां मत प्रतिशत 0 रहा, 0, 6 जिलों। और उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें इस देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है। आप समझ लीजिए कितने खतरनाक हालात हैं। इंफाल में, यानी मणिपुर, जिस तरह के हालात हुए, लोगों ने पोलिंग बूथ पर हमले कर दिए और सरकारी संरक्षण में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के डबल इंजन के संरक्षण में पूरी अराजकता हुई। ईवीएम मशीन को लूट लिया गया, हथियार लेकर के वो किया गया, फायरिंग की गई और न जाने क्या क्या हुआ। यह स्थिति यही नहीं है, राजस्थान में भी कमोबेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया, घायल कर दिया गया, खून लहूलुहान हो गए। और यह स्थिति मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिली, कैराना में भी देखने को मिली, जहां पुलिस व्यवस्था ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। और नागपुर में भी देखने को मिला, जहां हजारों हजार मुस्लिम परिवारों के
नाम ही गायब थे। वहां पे मृत लोगों के नाम थे, लेकिन मौजूदा लोगों के नाम गायब थे। लोगों ने उसको लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता की ओर से बहुत सजगता के साथ तमाम जवाब भी दिए गए। अभी हाल के ही दिनों में आपने देखा था, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट पर वहां पर जाकर के अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया था। इतनी अपार भीड़ और उनका अपार संबोधन लोगों को इतना भा रहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर के लड़ रहे थे। और सहारनपुर का स्ट्रक्चर भी यही है, वहां मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। 40% मुसलमान है तो 60% हिंदू और सिख, ईसाई भी हैं, कुछ कुछ बौद्ध भी हैं। लेकिन यह शहर जो अकबर काल में, मुगल काल में डेवलप हुआ, उस शहर में आज भी तमाम समस्याएं खड़ी हैं। जो 1989 में कांग्रेस ने जैसा शहर छोड़ा था, आज उससे भी बुरी हालत में है। तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तमाम रोजगार खत्म हो गए हैं, तमाम दूसरी चीजें, बिल्डिंगें बनी हैं, तमाम दूसरे धंधे हुए हैं, सट्टा और दूसरे खेल शुरू हो गए हैं, लेकिन रोजगार के वास्तविक साधन खत्म कर दिए गए हैं। तो लड़ाई इसकी है, जिस चीज के लिए प्रसिद्ध था, जो पूरे उत्तराखंड की एक मार्केट होता था, उसे किसने बर्बाद कर दिया? क्यों बर्बाद कर दिया? तो क्या उन बर्बाद करने वालों को वोट देंगे या उनको वोट देंगे जिन्होंने बना के खड़ा किया था और उसके बाद आज तक कुछ नहीं बना? जो अस्पताल उन्होंने बनाया था उसी को मेडिकल कॉलेज कहा जाने लगा। जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी वही खड़ी हैं, जो बाकी इनके समय में हुई वो कॉमर्शियल हो गई। इसलिए जनता ने प्रियंका गांधी के समर्थन में जमकर रेला बनाया। उसका असर देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग वहीं पर निकल के आए। लोग लाइनों में लगे, धक्के खाए, पुलिस को भी झेला, लेकिन वोट दिया, यह देखने को मिला। वहीं मुजफ्फरनगर में जो मौजूदा सांसद है, वो मोदी सरकार में मंत्री है, और उनसे इतनी नाराजगी देखने को मिली कि तमाम जगह जहां 1000 वोट थे वहां 100 वोट भी नहीं पड़े। यह तरह की स्थिति थी। दूसरी तरफ एक यकीन था इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति। कैराना में एक लड़की लड़ रही थी, और यह वही लड़की थी जो एक समय लड़की हूं, लड़ सकती हूं की स्टाइल में चल रही थी। तो उस इकरा ने बड़ा जोरदार जवाब दिया। यह स्थिति थी। वहीं बिजनौर में जब आप जाएंगे तो बिजनौर में स्थिति यह थी, लोग कह रहे थे जयंत चौधरी से, तुम चौधरी चरण सिंह के वंशज नहीं हो सकते हो, तुम वास्तव में चमन्नी हो। तुमने न किसानों को सही मूल्य दिलाया, न किसानों की बात की। लड़कियों से जो हुआ और जो इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा गया, उसके बाद में तुम झूठ बोलते आए। जो तुमने कहा था कि क्या चमन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, हां तुम चमन्नी हो और पलट गए, और आज उसी तानाशाह और धक्केशाही वाली भाजपा के साथ खड़े हो। नगीना में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही थी, और वह हालत देखने को मिली। इसके बाद मुरादाबाद आए तो मुरादाबाद में जनता इस बात के लिए कर रही थी कि हमें सच्चा प्रतिनिधि चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए जो जाति, धर्म और इन सब के नाम पर सिर्फ लड़ाना जानता हो। हमारे मुरादाबाद को कांग्रेस शासन के बाद में सिर्फ बर्बाद किया गया है, बनाया नहीं गया। मुरादाबाद का पूरा उद्योग खत्म कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में लोगों के सवाल थे, और सवाल थे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो सब खत्म कर दिए गए। इसलिए वो गुस्सा थी। उसने अपना जवाब दिया।
वहीं पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने का वो किया कि हम जिसको चाहेंगे उसको सांसद बनाएंगे। तो जनता भी शांत बैठ गई, ठीक है फिर बना लो। उस स्टाइल में चुनाव हुआ है। ये आपको मैंने चंद सीटों का दिखाया, और इन चंद सीटों की स्थिति आपको देश के तमाम राज्यों में देखने को मिलेगी। आपको यही स्थिति राजस्थान में मिल रही है, यही स्थिति आपको मध्य प्रदेश में मिल रही है, यही स्थिति महाराष्ट्र में मिल रही है, यही स्थिति दूसरे और राज्यों में मिल रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीदों के साथ जिस तरह से कर रही थी, तमाम प्रधानमंत्री ने चक्कर मारे, लेकिन उसने जवाब दे दिया कि हमें कुछ नहीं, हमें अपना ही बंदा चाहिए। ऐसे ही पौंचेरी में हो, बिहार में हो, बिहार में जिस तरह की स्थिति, परिवारवाद का नाम लेने वाले नरेंद्र मोदी और वहां पर जाके परिवारवादी पार्टियों के ही समर्थन में वो करते हैं, इसलिए जनता साइलेंटली उस तरफ चल पड़ी। आगे आप देखें, पश्चिम बंगाल में जनता अब यह तय करने के लिए तैयार है कि कौन है वास्तव में पक्ष विपक्ष, और इस नाम पर जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में वास्तव में कौन है। तो उस लड़ाई का असर देखने को मिल रहा था कि वास्तव में हमारा खलनायक कौन है, वह लड़ाई थी। इसी तरह की स्थिति कमोबेश दूसरी और जगहों मिलती है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो हालात सामने आए वो भारतीय जनता पार्टी को डराते हुए दिखाई देते हैं। इन 102 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 25 पे ही सिर्फ लड़ती, सही तरह से लड़ती नजर आती है, शेष तो उसकी हालत खराब दिखाई देती है। यानी 25-26 सीटों पे सिर्फ लड़ती नजर आ रही हो तो आप समझ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हो गई। जो 400 पार का नारा देते हैं वास्तव में डरे हुए हैं, सहमे हुए। धर्म के नाम पे और दूसरे नाम पर जिस तरीके से देश के लोगों के साथ उन्होंने किया है उसका जवाब जनता देना चाहती। जनता चाहती है कि आप बात करिए हमारे मुद्दे पे, हमारे रोजगार पे, हमारे किसानी पे, हमारे मजदूरों पे, हमारे घरों पे, हमारे काम पे, और जब हमारे बच्चों पे, महिलाओं पे, उनकी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे तब हम बात करेंगे। हमें आपके झूठे ड्रामे नहीं चाहिए। और जनता इन ड्रामों का जवाब दे रही है, और जब जवाब दे रही है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को डर लगता है। इसीलिए तमाम खेला किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जनता हर चीज को लेकर के आज खड़ी है और वो कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। ये सब चीजें आज देखने को मिली। जब ये देखने को मिलती है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहां पर भी वही स्थिति देखने को मिली। उत्तराखंड में भी लोग अग्निवीर बना देने से दुखी हैं। झूठे वायदे विकास के, झूठे तस्वीरें दिखाने से दुखी हैं। 5 किलो अनाज के बूते सत्ता हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है उस नीयत से लोग दुखी हैं। और इस बात से दुखी हैं कि जब आप यह कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, हम तो 80 करोड़ लोगों को भोजन करा रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तब शर्म आती है इस देश पे कि क्या हम इस हालत में हैं। एक तो झूठ बोल के तुलना करते हैं और दूसरी हालत क्या है, खुशहाली का इंडेक्स देख लीजिए, पाकिस्तान आपसे ज्यादा खुशहाल है। आपके कहे से सब नहीं हो जाता है। तो झूठ बोल करके, नफरत फैला करके सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। वही राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लोगों को हक देने की बात करते हैं, लोगों को जो 5 न्याय देने की बात करते हैं वो न्याय बहुत अहम। उन 5 न्याय की ही तो इस देश के लोगों को जरूरत है। इसलिए लोग मोदी को अब जवाब देना चाहिए, और वह जवाब देने की शुरुआत पहले चरण के साथ हो चुकी है। आगे चरण आएंगे, 7 चरणों में चुनाव है।
फैसला आपको करना है, वो अपनी बात रख सकते हैं। और राहुल गांधी ने आपको विजन दिखा दिया है कि कौन जनता का है, कौन गरीबों का है, कौन पिछड़ों का है, कौन आदिवासियों का है, कौन इस देश के गरीब सवर्ण वर्ग का है। और नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, उनके जैसे पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, रईसों के लिए काम करते हैं। वहीं राहुल गांधी उस सामान्य आदमी की लड़ाई लड़ते हैं, उस वंचित पिछड़े आदमी की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, जिसके हक छीने गए। अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं, जिसके हक छीने गए। इसीलिए आज राहुल गांधी हीरो बन के उभरे और नरेंद्र मोदी विलेन साबित होते जा रहे हैं। यही उनको डराने लगा है। जय